हाय एवरीवन, अभी हमने एक्सरेज़ का पार्ट 1 कर लिया है जिसमें हमने देखा था कि एक्सरेज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसकी डिस्कवरी के बारे में हमने देखा कि किसने डिस्कवर किया। और उसके बाद हमने देखा कि उसकी प्रोडक्शन के लिए सेटअप किस तरह का होता है, उसके नेसेसरी एलिमेंट्स क्या हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि जो हमने उसके नेसेसरी एलिमेंट्स देखे थे जिसमें कैथोड, ठीक है, और एनोड था, ठीक है, ये दो मेन एलिमेंट्स थे उसमें। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस तरह के होने चाहिए, ठीक है। एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान क्या क्या किन किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए इन मटेरियल्स के रिलेटेड, और क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैथोड के लिए हमने देखा था कि कैथोड के थ्रू हम विच इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, इसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करते हैं। कैथोड ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि थर्मियोनिक इमिशन के प्रोसेस को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ग्रेटर होना चाहिए। द रीज़न इज़ कि थर्मियोनिक इमिशन थर्मल एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाता है, और अगर थर्मल एनर्जी मींस टेम्परेचर का राइज़ होना, तो अगर ऐसा मटेरियल यूज़ किया है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है सच दैट उसमें जब हीट प्रोड्यूस होती है उसी से तो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोड्यूस होने पे अगर वो टेम्परेचर राइज़ होने पे मेल्ट होना शुरू हो जाए तो मटेरियल तो ख़राब हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मटेरियल शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट शुड प्रोड्यूस एफिशिएंट थर्मियोनिक इमिशन, और इसके लिए उसका वर्क फंक्शन इज़ के वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को, वो अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए उस मेटल से, वो भी कम होना चाहिए ताकि एफिशिएंटली इमिट होते रहें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा। सो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, वर्क फंक्शन कम होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए इन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें हमने देखा था कि जो कैथोड है उसको हम जो कि टंगस्टन है उसे हम फॉलिंग कप के अंदर रखते होते हैं, जिसका व्यू किस तरह का होता है मैं यहाँ पे पिक्चर साथ में अटैच कर दूँगी। फ्रंट व्यू ऐसा होता है कि एक सर्कुलर कप होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है और इसके दरमियान ये फिलामेंट होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होती है सच दैट कि वो क्योंकि हर तरफ रिपल्सिव पोटेंशियल है तो वो नैरो से नैरो होती जाती है। तो इस पोटेंशियल के थ्रू हम बीम की लेंथ या विड्थ इज़ अ बेटर वर्ड, विड्थ देख सकते हैं कि कितनी होनी चाहिए। लेट्स से हम चाहते हैं कि यहाँ पे इतनी विड्थ का इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस हो तो वो हम इस फॉलिंग कप के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। इतनी का करना है, जितनी भी हम करना चाहते हैं वो इस पोटेंशियल के थ्रू, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है इसके थ्रू इसकी विड्थ को सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एनोड। एनोड मटेरियल, एनोड इज़ द टारगेट एलिमेंट, ठीक है। तो एनोड इज़ द टारगेट मटेरियल जिसके थ्रू एक्सरेज़ को जनरेट किया जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि एनोड किस तरह का होना चाहिए। मज़ीद ये जो कैथोड के ऑप्शंस हैं और भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट कन्वेंशनल जो है वो टंगस्टन ही है। इसके अलावा और भी हम डिटेल्स थर्मियोनिक इमिशन और इन मटेरियल्स के बारे में देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, विच इज़ अपॉन द इलेक्ट्रॉन सोर्सेज, इलेक्ट्रॉन बीम सोर्सेज में हम ये देखेंगे, जिसमें हम ये वाला थर्मियोनिक इमिशन वाला पार्ट देखेंगे। एक्सरे प्रोडक्शन में हमने देखा कि दे आर द टू वेज़ जिसके थ्रू एक्सरेज़ को प्रोड्यूस किया जाता है एक्सरे ट्यूब्स में। फर्स्ट इज़ ब्रेकिंग रेडिएशंस के थ्रू, जिसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें मिलता है और इसी को हम ब्रह्मस्टाहलैंग रेडिएशंस कहते हैं। एंड सेकंड इज़ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज़। ओके, तो दीज आर द टू वेज़ जिनके थ्रू एक्सरेज़ जनरेट होती हैं। तो दोनों के लिए अब इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके पास ट्यूब है ना, एक्सरे ट्यूब, उसमें एनोड मटेरियल कैसा होना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी एनोड कोई भी नहीं यूज़ कर सकते, टारगेट एनोड इसे हम कह सकते हैं, या कुछ भी आप एनोड भी सिंपल कह सकते हो, या टारगेट एलिमेंट कह सकते हो जिसके आप एक्सरेज प्रोड्यूस करना चाहते हो। तो अब ये जो टारगेट एनोड है ये कोई भी मटेरियल आप यूज़ नहीं कर सकते, इससे सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। अब ब्रेकिंग रेडिएशंस इमिट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो एलिमेंट है जो आप यूज़ कर रहे हो एज एनोड, दैट शुड बी हैवी एलिमेंट। हैवी एलिमेंट से मुराद है जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर हो, एंड बाय एटॉमिक नंबर ग्रेटर होना वी मीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो, न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो, हैवी न्यूक्लियाई प्रोटॉन न्यूक्लियस उसका काफ़ी हैविली चार्ज्ड हो, मींस के लेट्स से 74 P+।
पॉजिटिव चार्ज उसका ग्रेटर हो, क्योंकि हमने देखा था कि ब्रेकिंग रेडिएशन का प्रोसेस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डिसेलरेट होते हैं, अचानक से ब्रेकें लगती हैं उनकी, मतलब ब्रेक लगना, अचानक से उनकी स्पीड का, पहले वो लेट्स से बहुत स्पीड से मूव कर रहे थे और अचानक से रेस्ट पे आ जाए, ऑलमोस्ट रेस्ट पे आ जाए, इसको हम ब्रेकिंग इफेक्ट कहते हैं, जैसे आप कार्स की ब्रेक्स को लगाते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्रेक्स लगवा रहा है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तभी इतनी इंटेंस ब्रेकिंग हो सकती है, अदरवाइज़ ये नहीं हो सकती। जितने इलेक्ट्रॉन इनर्जेटिक होते हैं ना, बहुत ज़्यादा वो इनर्जेटिक होते हैं। और यू नो के एक्सरेज़ का जो वेवलेंथ का रेंज है वो 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक होता है। इतनी वेवलेंथ के रेंज पे रफली हम ये कहते होते हैं, इतनी शार्प हम नहीं डिफ़ाइन करते होते रेंजेस, लेकिन रफली ये होती हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम एनर्जीज फाइंड आउट करें, ठीक है, एनर्जी की हम 2 इंटरवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, इनके करस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ्स हैं। तो यहाँ पे C = लैम्डा F यूज़ करें, और लैम्डा यहाँ पे है, ठीक है, तो हम लैम्डा में यहाँ पे पुट करना चाहते हैं, तो C बाय लैम्डा इसकी जगह पुट कर दें, तो ये E1 = HC बाय लैम्डा 1, E2 = HC बाय लैम्डा 2। ये वैल्यू लैम्डा की पुट करें, H और C की वैल्यू पुट करें, आपको एनर्जी की इंटरवल मिल जाएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होनी चाहिए इफ़ इट हैज़ टू प्रोड्यूस एक्सरेज, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ही इतनी इनफ नहीं है, मतलब इनके इक्वल नहीं है, तो वो एक्सरेज का फोटोन कैसे इमिट कर सकती है अगर इलेक्ट्रॉन के पास 1 क्वांटा की एनर्जी भी नहीं है, ठीक है। ये वही फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टाइप का आता है, जैसे मैंने पहले पार्ट 1 ऑफ वीडियो में बताया था कि ये इन्वर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन शुड हैव एटलीस्ट द एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा टू प्रोड्यूस एक्सरेज, ठीक है। तो ये बहुत इनर्जेटिक होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ऐसे है जैसे बहुत स्पीड से एक ट्रेन मूव कर रही हो और आपको उसको रोकना है, तो इसके लिए रोकने वाली जो चीज़ है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब इतनी एनर्जेटिक चीज़ आपको रोकनी है ना, तो उससे बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दैट इज़ वाई द न्यूक्लियर हैज़ टू बी वेरी पॉजिटिवली, हाईली पॉजिटिवली चार्ज, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को जो इतने मौजों से स्पीड से मूव कर रहे हैं ना, उसको ब्रेक लगा के ऑलमोस्ट रेस्ट पे ले आए। और ये जब डिसेलरेशन होती है ना, डिसेलरेशन मीन्स बहुत हाई स्पीड से ऑलमोस्ट 0 स्पीड पे आ जाना, या स्पीड का कम हो जाना बहुत तेज़ी से, तो ये डिसेलरेशन होती है। और इस डिसेलरेशन के नतीजे में ये जो एक्सेलरेशन, चार्जेस की एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू EMT प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैन एक्सरेज की रेंज में आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ द रीज़न कि टारगेट एनोड को हैवी न्यूक्लियाई होना चाहिए इज़ दैट रीज़न। अगर लेट्स से आपने इन्हीं एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन एटम के बेचारे न्यूक्लियाई पे बम्बार्ड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या इसकी इतनी है औकात कि ये इसको रोक सके। इसकी एनर्जीज़ होती है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जबकि इलेक्ट्रॉन जो कि इस हाइड्रोजन एटम में मौजूद है उसकी एनर्जी होती है 113 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू लाइक प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी बाउंड्री स्टेट में इतनी सी एनर्जी में रख रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन है, इसको तो इसके वजूद का भी पता नहीं लगना, ये तो ऐसे ही गुजर जाएगा, मतलब कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और ये जो है बहुत ही वीक सिस्टम है। तो हाइड्रोजन एटम के में आप ब्रेकिंग रेडिएशंस के थ्रू नहीं इमिट करवा सकते एक्सरेज। करेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी हाइड्रोजन एटम में नहीं हो सकती, क्योंकि यू कैन सी हियर कि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, और ट्रांजिशन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जीज आती हैं वो अल्ट्रा वायलेट तक जाती हैं, एक्सरेज तक बमुश्किल कोई हो। तो इसलिए हैवी न्यूक्लियाइज को यूज़ किया जाता है। दोनों रीजंस आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो एनर्जी लेवल्स के दरमियान का ट्रांजिशन का डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस है, वो भी इतनी ज़्यादा एनर्जी का हो दैट करस्पॉन्ड्स टू एक्सरेज एनर्जीज। तो वो फिर हैवी न्यूक्लियाइज में ही होता है, क्योंकि उनमें एनर्जी लेवल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और न्यूक्लियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी हाई एनर्जीज पे होते हैं। तो काफ़ी ऊपर वाले ऑर्बिटाल से ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं इनर ऑर्बिट में, तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। और ये प्रोसेस हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के। इंसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नॉकआउट कर देते हैं, तो ऊपर से जो हाई अपर ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फिर इस वैकेंसी को फिल करते हैं और फिल करते हुए एक्सरेज को इमिट करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि टारगेट एनोड हैवी क्यों होना चाहिए। और अभी हम देखते हैं कि टारगेट एनोड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होना चाहिए। यहाँ पे जो हम चीज़ें देख रहे हैं ना, वो ये देख रहे हैं कि एनोड
और एक्सरे ट्यूब जो है उसमें जो भी आप चीज़ें रख रहे हो, सेटिंग कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, तो किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आपका एनोड किस चीज़ का बना होना चाहिए, आपने यहाँ पे देख लिया। कैथोड के लिए आपने देख लिया था कि थर्मियोनिक इमिशन वो कर रहा होता है, तो उसके लिए भी ऐसा ही सूटेबल मेटल होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए जो थर्मियोनिक इमिशन को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सके। तो टंगस्टन फिलामेंट को फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। ये नाउ हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है दैट हैज़ टू बी वेरी एनर्जेटिक इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एक्सरेज। तो ये जो एनर्जेटिक हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं ना एनोड पे, ठीक है, तो इस बीम की जो टोटल एनर्जी है ना उसका सिर्फ 1% एक्स रेज की प्रोडक्शन में जाता है, ठीक है। सिर्फ 1% ऑफ दिस एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्स रेज। बाकी जो 99% है वो कहाँ पे जाता है, वो यहाँ पे लॉस हो जाता है इन हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। वो मल्टीपल कोलिजन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे मल्टीपल कोलिजन्स के थ्रू जो भी इमिशन एब्जॉर्प्शन यहीं पे होती रहती है और यहाँ पे थर्मल एनर्जी इनकी बढ़ती रहती है। और इस तरह से इस एनोड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है, इसका थर्मल एनर्जी, हीट इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इसमें प्रोड्यूस होते हैं एनोड में ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। एज वी कैन सी दैट 1% ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्स रे। रेस्ट ऑफ ऑल एनर्जी, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये एनर्जी होती है जो कि हीट में ही डेसिपेट हो जाती है। तो क्योंकि एनोड को इतनी ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट देखना पड़ रहा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा इसमें रेडिएशंस, इलेक्ट्रॉन बीम्स इतनी एनर्जेटिक फॉल हुई हैं, इसके थर्मल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा राइज़ हो जाती है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि थर्मल एनर्जी राइज़ होना मीन्स टेम्परेचर का राइज़ होना, तो लेट्स ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो ये ना हो इसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस है और ये मेल्ट डाउन हो जाए और ये ख़राब हो जाए और सारा का सारा सेटअप हमारा ख़राब हो जाए। तो हमने एक ऐसा सेफ़ मटेरियल यूज़ करना है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो, सच दैट कि जब एक्सरे प्रोडक्शन की जाए तो वो मेल्ट डाउन ना करे, माल फंक्शन ना करे। तो इसके लिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो टंगस्टन को यूज़ किया जाता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3370 डिग्री सेल्सियस होता है, which is quite suitable to be used as एनोड इन एक्सरे प्रोडक्शन, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि एक्सरे प्रोडक्शन का जो सेटअप है उसमें आप जो मटेरियल्स हैं कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, कुछ स्पेसिफिक ही मटेरियल्स हैं जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, वही इस सेटअप में यूज़ किए जा सकते हैं टू प्रोड्यूस एक्सरेज। कैथोड का देख लिया, एनोड की 2 कंडीशंस हमने देख ली। एक हैवी होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, एंड सेकेंडली इट्स मेल्टिंग पॉइंट शुड बी वेरी ग्रेटर। नाउ ये जो हीटिंग इफेक्ट है ना, ये अवॉइड नहीं किया जा सकता जस्ट बाय यूजिंग अ मटेरियल विच हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये इस तरह से डैमेजेस जो हैं इस मटेरियल की जो लाइफ टाइम है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मतलब ये डिग्रेड कर जाएगा। तो हमने इस चीज़ को इश्योर करना है कि हम इसको ज़्यादा बुरी तरह इफ़ेक्ट ना करें। तो इस चीज़ को हम अचीव करते हैं, ये जो हीटिंग इफ़ेक्ट है ना, हीटिंग इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम 2 स्टेप्स ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ के जो एनोड है इसको एक हीट कंडक्टिंग मटेरियल के साथ एम्बेड किया जाता है, लाइक एक कॉपर की केसिंग है जो इसके अराउंड होती है, सच दैट कि ये जो हीटिंग प्रोड्यूस करता है वो कॉपर काफ़ी ज़्यादातर कंडक्ट करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो ये इसी तरह से है कि जैसे आपके गर्मियों में हाथ बहुत गर्म हो रहे होते हैं तो आप किसी मेटल की चीज़ के साथ अपने हाथ ठंडे करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे भी एनोड अपने हाथ पाँव जो है ठंडे करने की कोशिश कर सकता है विद कॉपर विच इज़ अ हीट कंडक्टिंग मटेरियल। तो कॉपर उसकी काफ़ी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह सर्कुलेटिंग ऑयल है वो भी यूज़ किया जाता है, ऑयल्स को यूज़ किया जाता है, जैसे इंजन्स में वाटर को यूज़ किया जाता है एज अ कूलिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऐसे तमाम प्रोसेसिंग जिनमें काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, हीट डेसिपेशन काफ़ी ज़्यादा हो, उनमें कूलिंग एजेंट्स को ज़रूर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ओवर हीटिंग इज़ वेरी बैड। तो और अगर वो ओवर हीटिंग एक बहुत स्मॉल एरिया में बहुत ज़्यादा हीटिंग इफ़ेक्ट एक्यूमुलेट हो तो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बुरा होता है देन अगर वो ग्रेटर एरिया में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक फायर है, ठीक है, आग, लाइटर्स होते हैं ना, कुछ होते हैं बहुत फोकस्ड होते हैं, थिन से होते हैं, और कुछ होते हैं जो डाइवर्स से होते हैं, ऐसे, ठीक है। लेट्स से इन दोनों में जो टोटल एनर्जी कंटेंट सेम है, लेकिन ये स्मॉलर एरिया कवर कर रहा है, ये ज़्यादा फोकस्ड है और ये थोड़ा डाइवर्स्ड है, ठीक है।
ये वाला आपकी बॉडी पे लगाएंगे तो ज़्यादा डैमेज करेगा, ये वाला करेगा, जबकि दोनों में तो एनर्जी कंटेंट सेम है। इसमें भी लेट्स से टोटल एनर्जी जो है 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी भी 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। डैमेज ज़्यादा कौन सा करेगा? वो करेगा, ये वाला करेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो एजेंट्स हैं ना वो स्मॉल एरिया में, सारे के सारे जो है ना, सारों के सारों ने एक स्मॉलर एरिया पे हमला कर दिया है, तो ये जो है ये ज़्यादा डैमेज करेगा, जबकि ये ग्रेटर एरिया पे सारे के सारे जा रहे हैं, तो ये जो डैमेज करेगा ना ओवरऑल ये कम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आई होप मेरी बात समझ सकें आप, जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि जो ज़्यादा डाइवर्स होती है ना, जिनका बीम की जिनकी विड्थ ज़्यादा होती है वो डैमेज कम करते हैं, क्योंकि ग्रेटर एरिया को वो कवर कर रहे होते हैं। ये डैमेज ज़्यादा करते हैं। ठीक है, हीटिंग इफ़ेक्ट के लिहाज से मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन रेट ज़्यादा फोकस्ड है और ये एक स्मॉलर एरिया में इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इतनी ज़्यादा हीट कि लेट्स से ये स्मॉलर एरिया ही इसका टेम्परेचर ही लेट्स से 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ये है ना तो इसमें ये एवरेज जो है ये लेट्स से 2000 डिग्री सेल्सियस ही होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होगी है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये छोटे से रीजन पे ही आपने इसमें अप्लाई किया। ये ऐसा ही है कि एक चूल्हे में आपने इन्नू सा पानी यूज़ किया है जो कि शो कर रहा है इसको। ठीक है, एनर्जी दोनों में सेम है, एक में कम पानी यूज़ किया और एक में ज़्यादा पानी यूज़ किया है। ज़्यादा जल्दी गर्म कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो इसी तरह स्मॉलर एरिया में अगर आपने हमला किया है ना तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा उससे जो ग्रेटर एरिया में किया है। आई होप मेरी बात समझ आ रही है आपको। तो अभी मैं इस चीज़ को आगे करती हूँ। तो यहाँ पे हम हीटिंग इफ़ेक्ट को स्टडी कर रहे थे, जिसमें पहला मैंने बताया था कि कूलिंग एजेंट्स यूज़ किया जाता है, लेकिन दीज आर नॉट इनफ, वी हैव टू टेक सम मोर स्टेप्स टू रिड्यूस दैट हीटिंग इफ़ेक्ट। तो इस चीज़ की कंटिन्यूशन ये मैं क्यों बता रही थी वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम हम बम्बार्ड करते हैं ना, तो इसमें एक वर्ड यूज़ होता है फोकल स्पॉट। फोकल स्पॉट वो एरिया होता है, ठीक है, जिस पे इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होते हैं। एरिया ये वाला एरिया लेट्स से, और जिससे एक्सरेज हैंस जनरेट होते हैं। एक्सरे वहीं से जनरेट होंगे जहाँ पे एक्सरे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड हुए। तो ये अगर बीम है ना, ये बीम अगर विड्थ थी तो ये जो है ना ये स्पॉट, ये फोकल स्पॉट होगा जिस पे इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड हुई है नोड पे। ठीक है, ये जो लेंथ, इस लेंथ पे बम्बार्ड हुई ना, तो जहाँ जहाँ ये वाला जो है ये इसे हम फोकल स्पॉट कहेंगे। अगर ये ऐसा है कि बीम की लेंथ इतनी थी, विड्थ इतनी थी, तो ये वाला अब इसका फोकल स्पॉट होगा। ठीक है, तो अगर सिमिलरली यहाँ पे ये बात हम लेके आएंगे कि अगर बीम की लेंथ विड्थ हमने ये फॉलिंग कप की वजह से ही बहुत ज़्यादा नैरो कर दिया, तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ये बहुत डेंजरस होगा, ज़्यादा डैमेज को क्रिएट करेगा। इंटेंस जो होती हैं, जैसे इंटेंस लेज़र जो होते हैं वो आप यहाँ पे एक दफ़ा लगाएं ना, ये जल जाएगा पेपर। लेकिन जो कम इंटेंस होंगे वो आप इस पर ग्रेटर एरिया पे वो कवर कर रहे होते हैं, तो वो इतनी जल्दी वो ऐसे डैमेजेस नहीं करते। तो ये जो बीम है ये कम डैमेज क्रिएट करेगी देन दिस वन। तो हम हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए कहते हैं कि हम ग्रेटर विड्थ की एनहेंस लार्जर फोकल स्पॉट की, ग्रेटर विड्थ में लार्जर फोकल स्पॉट, ये प्रोपोर्शनल होते हैं कि हम यूज़ करें इलेक्ट्रॉन बीम। बट देयर इज़ अ वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ लार्ज फोकल स्पॉट की इलेक्ट्रॉन बीम, क्योंकि अगर हमने लार्ज फोकस स्पॉट की इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ की तो जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी ना वो ज़्यादा डाइवर्स प्रोड्यूस होंगी, सच दैट दोज एक्सरेज विल नॉट बी एबल टू गिव अस अ हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर या इमेजेस। कि लेट्स से यहाँ से हमने ये सोर्स से एक्सरेज जो प्रोड्यूस थी ना, ऐसी सोर्स है जिसका लार्ज फोकस स्पॉट था और ये कन्फिग्रेशन थी एनोड की स्ट्रेट, तो वो जो एक्सरेज जब आप पेशेंट से गुजारेंगे, ठीक है, तो जो आपको पिक्चर्स मिलेंगी, इमेजेस मिलेंगी, वो इतनी हाई क्वालिटी नहीं होंगी, उनकी रिजॉल्विंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर लेट्स से आपने उनके लार्ज स्केल में इमेजेस देखने हैं, जैसे आपने लेट्स से देखना है कि लंग्स उसके कैसे हैं, ठीक है, तो उसकी माइनर डिटेल्स नहीं देखनी, तो आपके लिए ये ठीक है। लेकिन अगर आपने देखना है कि इस लंग्स के अंदर का इन्नू सा ये जो छोटा सा पार्ट है ये कैसा है, इसकी इमेजेस अगर आपको चाहिए, इसकी डिटेल्स चाहिए, तो आपको इससे नहीं मिलेंगी। उसके लिए आपको स्मॉल फोकल स्पॉट से प्रोड्यूस हुई हुई एक्सरेज जो कि ज़्यादा फोकस्ड होंगी वो यूज़ करनी होंगी, जिसके रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इशू आ जाता है कि हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हमें फोकल स्पॉट जो है, ओरिजिनल फोकल स्पॉट जो कि इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन बीम की विद
एनोड वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हाई रिजॉल्विंग पावर के लिए ज़रूरी है कि फोकल स्पॉट कम हो। इस इशू को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए या कैसे टैकल किया जाए, रिड्यूस किया जाता है, पूरा का पूरा ख़त्म तो नहीं हो सकता। इसके लिए हम यूज़ करते होते हैं लाइन फोकस प्रिंसिपल को। ठीक है, लाइन फोकस प्रिंसिपल के थ्रू वो हमें हाई रिजॉल्व्ड इमेजेस देती हैं। सो अभी हम प्रॉपरली जंप करते हैं लाइन फोकस प्रिंसिपल की तरफ। लाइन फोकस प्रिंसिपल के थ्रू हम हाई रिजॉल्विंग पावर की इमेज, हाई रेजोल्यूशन इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं वाइल मेंटेनिंग अ लार्ज फोकल स्पॉट, ओरिजिनल फोकल स्पॉट। ये जो फोकल स्पॉट है ना, इसे ओरिजिनल कहते हैं। और इसके प्रिंसिपल को हम समझते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। लाइन फोकस प्रिंसिपल के थ्रू हीटिंग इफेक्ट मिनिमाइज़ हो जाते हैं और हमें जो आउटपुट में एक्सरेज मिलती हैं वो लाइन फोकस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एनोड है ना, हम वो इस तरह से तिरछा सा रखते हैं। ठीक है, इस तरह से रखते हैं उसको, इस तरह से स्ट्रेट नहीं रखते होते बल्कि इस तरह से रखते होते हैं। ठीक है, अब जो हम ये करते होते हैं कि लेट्स से ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की बीम है। ठीक है, इस तरह से, और इसकी विड्थ ये है। ओके, ये इसकी विड्थ है, लेकिन जो इंटरेक्शन की लेंथ बनती है, जो फोकल स्पॉट उसका बनता है, वो ये लेंथ बनती है, क्योंकि इस पूरे पे इंटरेक्ट उसने किया है ना। ये ए और इस पॉइंट को बी हम कहते हैं। तो ये ए बी जो है इसका फोकल स्पॉट है, ओरिजिनल फोकल स्पॉट है, रियल फोकल स्पॉट है, जिस पे इलेक्ट्रॉन्स ने ओरिजिनली इंटरेक्ट किया है विद एनोड। ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी। फोकल स्पॉट ये वाली स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये तो विड्थ है इलेक्ट्रॉन बीम की, लेकिन जो उसने इंटरेक्ट किया ना जिस रीजन को, ठीक है, विद ऑफ एनोड, उस रीजन ऑफ इंटरेक्शन को हम फोकल स्पॉट कहते हैं। तो ये एक लार्ज फोकल स्पॉट हमें मिल चुका है और इसने एनोड का लार्जर एरिया कवर किया, हैंस जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो मिनिमाइज़ होगा, डैमेज कम होगा। तो अब ये होगा कि यहाँ पे हम रिसीवर होता है, जहाँ से हम रिसीव कर रहे होते हैं, तो यहाँ से रिसीविंग एंड से ये चीज़ इस तरह से होती है कि ये हमें जो अपेरेंट फोकल पॉइंट दिख रहा होता है ना, वो स्मॉल ही होता है। कि यहाँ से अगर आप स्ट्रेट लाइन, यहाँ से ये इंटरेक्शन के नतीजे में जो रेज का ये पाथ बनता है वो इस तरह से, ऐसा। ठीक है, सच दैट जो अपेरेंट फोकल स्पॉट नज़र आ रहा होता है, हम यहाँ से देख रहे हैं कि कितना फोकल स्पॉट है जिस पे इलेक्ट्रॉन्स ने इंटरेक्ट किया, वो अपेरेंटली स्मॉल ही आ रहा होता है। ठीक है, ये इस पॉइंट को सी का नाम दिया जाए, इसका नाम डी, और ये जो एंगल है ना, ये वाला, इसको हम थीटा नेम करते हैं। ठीक है, ये वाला जो एंगल है। ओके, तो अब अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये जो सी डी लेंथ है ये कितनी बनती है, सच दैट अगर ए बी ये वर्टिकल है, तो हम ये इस तरह से अगर व्यू करें तो ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये एंगल है जो कि इसके साथ बना रहा है, तो इसका ये प्रोजेक्शन बनता है। तो ये एंगल के सामने वाला जो प्रोजेक्शन है ये साइन थीटा बनेगा ना, तो ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी डी। ये लेंथ जो है ये इक्वल हो जाएगी ए बी का साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है, तो ये है अपेरेंट फोकल स्पॉट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल फोकल स्पॉट था रियल, जिसमें उन्होंने ओरिजिनली इंटरेक्ट किया, वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब रेज आती हैं तो वो कॉम्पैक्ट ही आती हैं। ठीक है, उनकी विड्थ कम होती है। यहाँ से जो बम्बार्ड हुई उनकी विड्थ ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ से जो मिलेंगी ना उनकी विड्थ कम ही होगी, वो ज़्यादा इंटेंस होंगी इस सेटिंग के थ्रू। तो ये इस तरह का ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन का होता है कि जब एक तिरछी सी चीज़ है ना आपके पास, तो अगर उस पर अगर आप टू स्पॉट्स को ड्रॉ करें तो वो दो स्पॉट्स अगर आप एक एंगल से देखेंगे ना तो वो ज़्यादा आपको करीब नज़र आएंगे। ये इसी तरह के फोकल स्पॉट उनका रिड्यूस हो जाता है। ये अगर लेट्स से अभी हम अगर कर पाएँ, ठीक है, तो ये मैंने 2 डॉट्स को यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर दूर से आप कोई चीज़ ऐसे तिरछी पड़ी हुई देखेंगे ना बहुत दूर से, तो वो आपको ऐसे नज़र आएगी जैसे ये इसका ऐसे आपको रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज नज़र आ रहा होगा कि वो ऐसे है। जब आप करीब जाके देखेंगे तो वो
इस तरह की होगी। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि ये आप मुझसे दूर से देख के एक्सपेरिमेंट करें कि दूर से देखा तो स्ट्रेट नज़र आ रही थी, पास आके देखा तो तिरछी होगी। तो ये आप एक्सपेरिमेंट मतलब कर सकते हैं। तो ये लाइन फोकस प्रिंसिपल इसी तरह से वर्क करता है। यहाँ पे ये हम देख चुके हैं, और जो एक्सरेज़ यूज़फुल एक्सरेज़ प्रोड्यूस होती है ना, वो ये अपेरेंट फोकल स्पॉट है ना, तो इट मीन्स ये फिर जो एक्सरेज़ प्रोड्यूस करती है ना, ये फिर कुछ इस तरह का एरिया कवर करती हैं वो एक्सरेज़, ठीक है। इस तरह की डायरेक्शन में ये इमिट होती हैं एक्सरेज़, ओके। अब ये अगर फोकल स्पॉट्स चेंज किया जाए ना, तो ये जितनी डाइवर्स हुई है ना एक्सरेज़, ये भी चेंज होती रहती हैं। तो इट मीन्स अगर ये वाले स्पॉट, अब ये इनके स्पॉट के तिरछेपन पे ये डिपेंड करता है ना। ये अगर ज़्यादा ऐसे तिरछा होता तो ये ऐसे डाइवर्स ज़्यादा होती, मतलब ज़्यादा एरिया कवर कर रही होती है एक्सरेज़। तो मतलब इस तरह से वो ये एंगल जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी मतलब ये ऐसी होती जाएंगी। लेकिन हम इतना ज़्यादा एंगल भी नहीं बढ़ाते होते, क्योंकि हमने लार्ज फोकल स्पॉट चाहिए, लेकिन ये वाला फोकल स्पॉट भी कम चाहिए। तो अगर हम इसे इतना बढ़ाते जाएंगे तो उसका ये वाला कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, तो हमें स्मॉल फोकल स्पॉट भी चाहिए होता है। तो जितना ये स्मॉलर थीटा एंगल होता जाएगा ना, उतना ही स्मॉल फोकल स्पॉट होता जाएगा, और हैंस इतनी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन देयर आर द लिमिटेशंस, कुछ और लिमिटेशंस भी आ जाती हैं जिनकी वजह से हम इसे इन्फिनिटली स्मॉल नहीं कर सकते एंगल को, तो और भी बैड इफ़ेक्ट्स आ जाते होते हैं। अब ये आई थिंक हमें क्लियर हो चुका है कि लाइन फोकस प्रिंसिपल कैसे वर्क करता होता है। अब लाइन फोकस प्रिंसिपल का एक डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि इट प्रोड्यूसेस हील इफ़ेक्ट, ठीक है। अगर आप इस तरह से तिरछे एनोड यूज़ करते हैं ना, तिरछा सा एनोड यूज़ करते हैं, तो इसमें प्रोड्यूस होता है हील इफ़ेक्ट, है ना। ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है और ये है एनोड की, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल है 90, ठीक है। टोटल एंगल जो इन दोनों के दरमियान है ना, वो 90 प्लस थीटा बनता है, ओके। ये वाला एंगल 90 और ये थीटा, तो थीटा जितना स्मॉल होगा ना, ओके, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा उतना ही ये जो ये लेंथ है ना, ये स्मॉल होगी।